वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के जियोग्राफी के लगभग 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे लगातार आप देखिएगा तो पिछले 5 वर्षों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी सेमेस्टर परीक्षाएं जो हैं एक प्रकार से अभी भी नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 की, उसके अकॉर्डिंग ही तो एक प्रकार से परीक्षाएं हो रही हैं जो सेमेस्टर टाइप की हैं। तो इससे पहले 5 साल कैसे हो गए सर जी, आप ये तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसे आपके उनमें विचार उठ रहे होंगे नाना प्रकार के। तो उसका भी एक प्रकार सोल्यूशन मैं इस प्रकार से देना चाहता हूँ कि जब पहले सेकेंड ईयर आप पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर पढ़ते थे, थर्ड ईयर पढ़ते थे, तो उसमें भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ता था बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में। तो बीए सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर होता था उसमें आर्थिक भूगोल के बारे में आपको पढ़ना होता था। तो वहां पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न फोर्थ सेमेस्टर में भी पूछे जा रहे हैं। 2-3 विश्वविद्यालय के पेपर हुए हैं, मैंने पेपर भी आपको दिखाया होगा, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। और मॉडल पेपर की वीडियोस भी मैंने दी है और लगभग जो प्रश्न मैंने रखे थे वही प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जिस प्रकार से हम ईयरली टाइप की परीक्षा में पिछले 5 वर्षों के जो बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स होते थे, जो प्रश्न होते थे, उसको बताने का प्रयास करता था। तो मैं उसी प्रकार से सेमेस्टर टाइप के बच्चों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करूं जिससे क्या हो कि भाई उनका भी एक प्रकार से अच्छा अंक आए और वो अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा को आगे मतलब परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके, पढ़ाई अपनी और धार कर सके, धारदार बना सके। तो उसी दृष्टि से यह वीडियो एक प्रकार से हमारी है भूगोल की, उसमें हम चर्चा करेंगे आर्थिक भूगोल के बारे में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में। इकोनॉमिक ज्योग्राफी खास करके मानव भूगोल का एक पार्ट होता है और इसको आपको बीए सेकंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर है, जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग सेमेस्टर टाइप की परीक्षाएं हो रही हैं। तो सेमेस्टर टाइप की परीक्षाओं में फोर्थ सेमेस्टर में आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना होता है। अर्थात आपको किसके बारे में पढ़ना होता है भैया? आपको पढ़ना होता है आर्थिक भूगोल के बारे में, जो आर्थिक मामलों से रिलेटेड भूगोल है उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो उसी भूगोल से रिलेटेड लगभग 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की यह वीडियो है। आपको मैं इसी पर अनाउंस एक बात और करना चाहता हूं इसी वीडियो के माध्यम से कि अब हर एक सब्जेक्ट का सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, सभी का 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियोस आएगी और आप लोग उसको देखिएगा और एंजॉय करेंगे। क्योंकि जब आप बहुत ही कम समय में आप यह जान पाते हैं कि हमको यही यही टॉपिक पढ़ना है और आप उन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं और आपकी परीक्षा में उसी टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो उसको एंजॉय करना भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि एंजॉय। तो आइए हम थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं कौन कौन से टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर 2023 की परीक्षाओं के लिए आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी विश्वविद्यालय में यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आर्थिक भूगोल में आपको पढ़ना है आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक की जैसे मैं ज्योग्राफी की वीडियो दे रहा हूं वैसे ही मैं सोशियोलॉजी की वीडियो दूंगा। ज्योग्राफी की तो ये आज की हो ही जाएगी, हिंदी की दूंगा, अंग्रेजी की दूंगा। इसी प्रकार से जो अन्य सब्जेक्ट होंगे हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आएगी, होम साइंस की आएगी, संस्कृत की आएगी और भी जो सब्जेक्ट आपके इकोनॉमिक्स की आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट आपके हैं सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं दूंगा। तो अब ये प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही, तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। जो है रात के 8 बजे या 9 बजे 2 क्लास आपकी होती हैं। आप लोग शुक्ला स्टडी पॉइंट से अगर जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक हमको पढ़ना है, पहला टॉपिक है आर्थिक भूगोल। चूंकि हम पढ़ रहे हैं आर्थिक भूगोल, प्लीज वेट अ मोमेंट, वॉइस वाला मैं लगाना ही भूल गया था, तो वॉइस थोड़ा सा क्लियर नहीं हुई होगी अभी तक आपको। अब थोड़ा सा वॉइस क्लियर होगी, अभी थोड़ा सा हाँ क्लियर हुई वॉइस। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि जो आर्थिक भूगोल है आपका, आर्थिक भूगोल का मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हमको पहले टॉपिक के अंतर्गत आर्थिक भूगोल के बारे में ही जान लेना है कि आर्थिक भूगोल दरअसल है क्या। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना होता है और इसकी परिभाषा क्या है, विद्वानों ने आर्थिक भूगोल के संदर्भ में कौन कौन सी बातें कही हैं, इसी से प्रश्न आते हैं। इसको लेकर के चैप्टर 1 वीडियो शायद मैंने दे दी है, आप लोगों ने अगर देखी तो देख लीजिए, नहीं देखी तो फिर एक प्रकार से मतलब अगर देखी है तो ठीक बात है, अगर नहीं देखी है तो फिर से जाकर के आप देख सकते हो उसको। मैं आपको बता दूं कि आर्थिक भूगोल का अर्थ पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। आर्थिक भूगोल की परिभाषा, चूंकि एक आध दो विश्वविद्यालय सुहेलदेव का पेपर हुआ उसमें पूछा गया।
आर्थिक भूगोल की परिभाषा से प्रश्न आते हैं और आर्थिक भूगोल खास करके उसकी प्रकृति जो रही है यानी नेचर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अर्थात विषय क्षेत्र जो आर्थिक भूगोल का है उसके बारे में यानी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है वो होता है उसका विषय क्षेत्र। प्रकृति होती है कि भाई इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या साइंस है या फिर एक कला है या आर्ट है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है प्रकृति के अंतर्गत। प्रकृति को लेकर के मैंने ऑलरेडी आपको मॉडल पेपर में बताया भी है, हालांकि मैं इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो भी देने का प्रयास रहेगा मेरा कि मैं दूं आपको वीडियो, लेकिन अगर नहीं भी हो पाता है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन मैं प्रयास पूरा करूंगा कि इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो आपको देने का प्रयास करूं, या मॉडल पेपर के माध्यम से या महासंग्राम वीडियो के माध्यम से इन टॉपिक्स को मैं कवर करने का प्रयास करूँ। ऐसा मेरा एक प्रकार से प्लान है और मैं पूरी कोशिश करूँगा ऐसा करने का। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमको क्या तैयार करना भैया, हमको तैयार करना है आर्थिक भूगोल के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र को। आर्थिक भूगोल मैं आपको बताऊं भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, एक है मानव भूगोल और एक है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल जो है वो साइंटिफिक भूगोल के अंतर्गत आता है, साइंस से रिलेटेड है, जबकि बात की जाए इकोनॉमिक ज्योग्राफी की तो ये मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। मानव भूगोल चूंकि ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है तो चूंकि मनुष्य का ही जुड़ा हुआ एक भाग है अर्थतंत्र, यानी इकोनॉमी जो है खास करके जो इकोनॉमिक एक प्रकार से चीज़ें होती हैं उसी को हमको समझना होता है। तो मनुष्य का ही एक अंग होता है, मनुष्य की एक इकाई के रूप में, मनुष्य के एक पहलू के रूप में उसका अर्थतंत्र काम करता है। क्योंकि मनुष्य जो होता है आपको मैं बता दूं कि 4 पुरुषार्थ होते हैं जीवन के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म जो होता है उसका मतलब होता है धारण करना, ठीक है। धर्म यानी जो एक प्रकार से आपके धर्म ग्रंथों में बातें बताई गई उसके अकॉर्डिंग आप कर्म करें अपना, तो धर्म का मतलब होता है धारण करना। उसके बाद में आता है अर्थ। अर्थ जो होता है वही होता है इकोनॉमी, ठीक है, पैसा रुपया कमाना। तो जीवन का एक पुरुषार्थ भी है अर्थ, और इसीलिए जब हम मानव भूगोल पढ़ते हैं तो उसी के अंतर्गत हम मानव भूगोल में ही हम इसीलिए आर्थिक भूगोल को संकलित करते हैं, क्योंकि अर्थतंत्र जो है या जो अर्थ है वो मनुष्य के जीवन का एक भाग है। क्योंकि बिना अर्थ के मनुष्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, भौतिक सुख सुविधाओं की बात नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो पहला चैप्टर आपको आर्थिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र जान लेना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि दूसरा जो टॉपिक अपना पड़ेगा वो पड़ेगा डी व्हिटलेसी, जो हैं ये अच्छे विद्वान हैं, ठीक है, भूगोलवेत्ता हैं, और इन्होंने विश्व के कृषि प्रदेशों को विभाजित किया है। तो जो डी व्हिटलेसी महोदय ने विश्व के कृषि प्रदेशों को विभाजित किया है, यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा आता है कि डी व्हिटलेसी महोदय ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है। तो यहाँ पर आपको वो पढ़ लेना है कि भाई कितने प्रदेशों में बांटा। इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे मॉडल पेपर में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डी व्हिटलेसी का जो कृषि से रिलेटेड जो उनका विभाजन है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये होगा दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है संसाधन के बारे में। संसाधन से एक प्रश्न हमेशा कंपलसरी है और एक प्रश्न संसाधन संरक्षण से, यानी 2 प्रश्न यहाँ से एकदम से 100% आने वाले हैं। तो आप इन दोनों टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। देखिए आर्थिक भूगोल से तो प्रश्न आना एकदम से तय है कि 1-2 प्रश्न यहाँ से आते ही रहते हैं। डी व्हिटलेसी का लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय में एक प्रश्न आपका एकदम से तय है कि आना है। संसाधन से 2 प्रश्न मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि संसाधन की परिभाषा, अर्थ और प्रकृति और संसाधन के प्रकार, यहाँ से एक प्रश्न आता है और एक प्रश्न आता है संसाधनों के संरक्षण से। संसाधनों के संरक्षण की अगर मैं बात करूं तो संसाधनों का संरक्षण का मतलब ये नहीं कि संसाधनों का आप दोहन ही ना करें, इसका मतलब ये होता है मेरे भैया कि संसाधनों का तर्कसंगत दोहन करें, उचित मात्रा में दोहन करें, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है अर्थात जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ संसाधन बचे रह सके, ठीक है। यानी कि हम इस मात्रा में यानी वर्तमान पीढ़ी जो है वो इस मात्रा में संसाधनों का उपयोग करे, संसाधनों का दोहन करे, ठीक है, जिससे जो भावी पीढ़ी है, जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, हमारे बाल बच्चे हैं, उनके लिए भी वो चीज़ें बची रह सके। मान लेते आज अगर आप मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल से अगर आपका काम चल रहा है तो अगर आप 10 लीटर पेट्रोल डाल करके उसमें घूमेंगे तो फिर ये आप समझिए कि अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ करें, चूँकि आपके बच्चे फिर मोटरसाइकिल से नहीं घूम पाएंगे। तो ये होता है संसाधनों के संरक्षण से तात्पर्य कि आपको ऐसा वैज्ञानिक दोहन करना है, तर्कसंगत दोहन करना है खनिजों का, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, भविष्य के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी उन चीज़ों से वो लाभ ले सके और उनके लिए भी बचा रह सके। तो संसाधन
मतलब एक प्राकृतिक संसाधन होता है, एक मानव निर्मित संसाधन होते हैं, और संसाधन तो एक प्रकार से कई प्रकार के होते हैं, तो इसका विभाजन भी हमको पढ़ना है, यानी वर्गीकरण इसका पढ़ना है। एग्जाम में प्रश्न आता है संसाधनों के वर्गीकरण को लेकर के, तो संसाधन की परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे विभिन्न विद्वानों के अनुसार, फिर वर्गीकरण समझेंगे कि संसाधनों का एक प्रकार से वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है। तो मुख्य रूप से 2-3 आधारों पर करते हैं, तो उन तीनों आधारों को समझते हुए हम इसका वर्गीकरण करेंगे। फिर संसाधन संरक्षण के बारे में चर्चा करनी है। संसाधन संरक्षण का मतलब आप सभी को मैंने बता ही दिया, तो यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, चौथा टॉपिक है, वो है मत्स्य उद्योग। मत्स्य माने होता है मछली का पालन करना। मत्स्य उद्योग की अगर मैं बात करूं तो ये मत्स्य उद्योग नहीं कि एकदम से जो गांव वगैरह में कुंड खोद करके करते, नहीं, ये छोटा मोटा, ये लघु वगैरह हो गया उद्योग। एक होता है जापान वगैरह में आप जाइएगा, मछली पालन समुद्रों में लोग करते हैं, नदी के एक प्रकार से आप देखते हैं नदियों वगैरह में होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्रों में आप देखते हैं ऐसी स्थिति आती है, मैं समुद्रों की अगर बात बताऊं तो मछली वहाँ पर पाई जाती हैं जहाँ पर प्लैंकटन होते हैं। प्लैंकटन क्या है? प्लैंकटन जो होता है वो मछली का भोजन होता है, और जब प्लैंकटन जो होता है मछली का भोजन है, और चूंकि जहाँ पर भोजन मिलेगा वहीं पर, चाहे मनुष्य की मैं बात करूँ, आपको पता होगा, आप इतिहास में पढ़ते थे कि भाई सारी की सारी जो सभ्यताएं हुई, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता, चाहे चीन की सभ्यता, चाहे मिस्र की सभ्यता, वो किसी न किसी नदी के किनारे ही क्यों विकसित हुई हैं? सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित क्यों हुई? ये प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर यही है कि भाई वहाँ पर भोजन और पानी की सुविधा थी, इसीलिए वहाँ पर विकसित हुई, या वहाँ पर पानी की सुविधा थी इसीलिए विकसित हुई। हालांकि चूंकि पानी की सुविधा तो ऑलरेडी समुद्र में है। दूसरी बात, जब वहाँ पर प्लैंकटन अर्थात जो मछली के भोजन हैं अगर वहाँ पर उचित मात्रा में मिलेंगे तो मछलियाँ वहाँ पर रहेंगी। तो होता क्या है, मछली पालन का मतलब है मछली को मारना, मछली को पकड़ना, समझ रहे हैं ना? मछली पालन का मतलब ये है। तो होता क्या है कि ये प्लैंकटन जहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो प्लैंकटन को कौन खाता है? मछली खाती है। और प्लैंकटन कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रश्न ये उठता है, समुद्र में प्लैंकटन हर जगह क्यों नहीं पाए जाते? चूंकि प्लैंकटन वही स्थिति में पाए जा सकते हैं या उसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर 2 धाराएं, एक गर्म धारा, समुद्री धारा की मैं बात कर रहा हूं, एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा, जहां पर 2 धाराओं का संगम होता है, उसी संगम वाली एरिया में क्या होता है, उनके लिए वातानुकूलित, मतलब उनके हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं। मतलब प्लैंकटन के रहने की स्थिति वहाँ पर क्रिएट हो जाती है, जहाँ पर क्या होता है मेरे बाबू, मेरे भैया, जहाँ पर होता है ठंडी और जलधाराओं का संगम, वहाँ पर ऐसी सिचुएशंस हो जाती है, वहीं पर रहने की स्थिति होती है किसकी? प्लैंकटन की। और इसीलिए प्लैंकटन उसी एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर 2 धाराएँ मिलती हैं, गर्म एक ठंडी, ठीक है। और इसीलिए मत्स्य उद्योग के लिए वो जगह उपयोगी होती है। और मत्स्य का सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है खास करके आप देखिए जापान वगैरह में, ठीक है, जहाँ पर 2 धाराएं मिलती हैं। तो एक प्रकार से इस प्रकार से होता है मत्स्य वाला चीज़ें। तो मत्स्य उद्योग इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आता है, एक प्रश्न मत्स्य उद्योग से आता है। अगला जो है आपका पॉइंट वो है खनन। जो खनिज पदार्थ हैं खास करके उनका जो खनन माने होता है खुदाई करना। तो जो पदार्थ हैं तमाम सारे आप देखते हैं, जो मिनरल्स हैं, खनिज संसाधन हैं, तो उन संसाधनों को खोदना, उन संसाधनों का दोहन करना, वो कहलाता है खनन, ठीक है। तो खनन किसे कहते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, खनन किसे कहते हैं। खनन माने होता है खोदना। क्या खोदना? जो संसाधन आप पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन, उनकी खुदाई करना, ठीक है। खनन मतलब समझ गए, हीरा खोजना, चांदी खोजना, लोहा, ये सब जो है इन सभी के जो तत्व होते हैं इनको ढूंढ करके निकालना, खुदाई करना, तो ये सब होता है एक प्रकार से। पेट्रोलियम वगैरह आप देखते हैं। तो खनन से एक प्रकार से हमको क्या होता है, भौतिक संसाधनों की जो उपयोगिता होती है वो पूरी होती है। तो यही सब चीज़ है आपका खनन। छठा आपका है वो कौन सा टॉपिक है? छठा टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक है विश्व के वनों के प्रकार। विश्व के वनों के प्रकार की अगर बात की जाए तो पूरे संसार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पूरे के पूरे संसार में वन कितने प्रकार के होते हैं? शीतोष्ण, उपोष्ण, उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है, कोणधारी वन, और एक प्रकार से टैगा प्रदेश वाले वन, इस प्रकार से टुंड्रा, टैगा, ये सब आप लोगों ने नाम सुना होगा। वनों के प्रकार को लेकर के एक प्रश्न मैंने रखा था मॉडल पेपर में, उसमें मैंने वनों के प्रकार पर चर्चा करी है। हालांकि वन को लेकर के एक दिन मैं सेपरेट वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, उसमें वन के तमाम प्रकार के प्रकारों के बारे में बताऊंगा, और उसमें ये भी बताऊंगा कि भाई उष्ण क्या है और शुष्क क्या है। मैं यहीं पर आपको बता दूं, उष्ण माने होता है गर्म,
उष्ण माने होता है सूखा और शीत माने होता है ठंडा, जिसमें जो है नमी बनी रहती है। तो शीतोष्ण एरिया ठंडी एरिया को कहते हैं। उष्ण जो होता है वो एकदम गर्म होता है, उपोष्ण उससे थोड़ा हल्का गर्म होता है, शीत थोड़ा ठंडा, शीतोष्ण और ठंडा, समझ रहे हैं ना। उष्ण गर्म, बहुत गर्म की बात कर रहा है, उपोष्ण उससे कम गर्म, शीत थोड़ा सा ठंडा एरिया, और शीतोष्ण और ठंडा। या शीतोष्ण में एक प्रकार से आप देखते हैं जो एकदम से शीत मरुस्थल हो गए या अन्य चीजें, तो ये होता है एक प्रकार से। इसी प्रकार से वनों का प्रकार भी बांटा जाता है। वन कई प्रकार के आधारों के हिसाब से वर्गीकृत किए जाते हैं, तो उन सभी आधारों पर भी चर्चा करने का प्रयास रहेगा। तो ये वनों के प्रकार से एक आध प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले हैं, इसीलिए ये प्रश्न भी आपका मतलब ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। और अगला जो टॉपिक है आपका 7वां टॉपिक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा ही गया है, इसमें इफ बट है ही नहीं, जो कि कृषि के बारे में आपसे, कृषि क्या है, कृषि के, अच्छा कृषि के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पशुपालन होता है वह भी कृषि के अंतर्गत ही संकलित होता है। तो पशुपालन और कृषि ये दोनों एक ही बात है, मतलब एग्रीकल्चर में आप खेती करते हैं वो भी शामिल है और पशुपालक पालते हैं वो भी शामिल है। तो कृषि को लेकर के वान थ्यूनेन का एक मॉडल आया, उसी वान थ्यूनेन के मॉडल से प्रश्न आते रहते हैं। जो अवस्थिति सिद्धांत है कृषि की, यानी कृषि कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी होती है, इसके बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो इनके मॉडल के बारे में मैंने बताया भी है, एक प्रश्न भी मैंने रखा था मॉडल पेपर में, आप देखिएगा। हालांकि मैं और बताने का प्रयास करूंगा, वान थ्यूनेन का जो कृषि अवस्थिति का सिद्धांत है इस पर मैं फोकस कर दूंगा, चर्चा कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका 7वां चैप्टर है, मतलब 7वां टॉपिक है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वां जो चैप्टर है वो है उद्योगों का स्थानीयकरण। उद्योग क्या है, सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। उद्योग जो होता है जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण उसी को बोलते हैं। तो उद्योगों में क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगती है और उसमें एक प्रकार से कच्चा माल जाता है और वो एक प्रकार से बनता है। जैसे मान लेते हैं ये वस्त्र है, मैं धारण किए हुए हूँ, तो इससे क्या होता है कि इसमें जो सूत लगा है ये पेड़ों से निकला है, ठीक है। फिर इससे मशीन में जा करके क्या हुआ है, पेड़ों से निकला चूंकि कच्चा माल, फिर वो गया मशीनीकृत तो हुआ और मशीन में एक प्रकार से फिर क्या बना, ऐसे टी शर्ट का निर्माण हुआ। तो कहीं ना कहीं पे ये क्या है, ये उद्योगों के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाया है। तो इसीलिए उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योग कहाँ पर स्थापित हो सकते हैं, उद्योगों के स्थापित होने की अवस्थिति को ही बोलते हैं स्थानीयकरण। यानी उद्योग वहाँ पर स्थापित होते हैं मेरे भैया जहाँ पर रोड बढ़िया बनी होती चकाचक, इसके अलावा जहाँ पर एक प्रकार से नेटवर्क रहता है बढ़िया, यानी कि जहाँ पर संचार की सुविधा होती है, जहाँ पर परिवहन की सुविधा होती है अच्छी खासी, जहाँ पर श्रम शक्ति जो होती है वो सस्ती होती है, अर्थात मजदूर सस्ते दामों में मिल जाते हैं, जहाँ पर एक प्रकार से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं होती है। तो ऐसी एरिया में क्या होता है, उद्योगों का निर्माण होता है, उद्योग स्थापित होते हैं। उद्योगों का स्थानीयकरण या भौतिक अवस्थिति जो होती है उसका मतलब यही होता है कि उसके अनुकूल दशा, कि भाई यहाँ पर उद्योग स्थापित होता है तो आखिरकार यहीं पर क्यों स्थापित हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, मतलब चूंकि यहाँ पर सस्ते श्रमिक थे इसीलिए उद्योग यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर अच्छी सुविधा थी नेटवर्क की इसीलिए यहाँ पर अच्छा चल रहा है, यहाँ पर बिजली अच्छी आती थी इसीलिए यहाँ पर बढ़िया चल रहा है, यहाँ की सरकार अच्छी थी इसलिए वहाँ पर चल रहा है, यहाँ का एक प्रकार से परिवहन संचार ये सब अच्छे होने के साथ साथ सस्ते श्रमिक मिलते थे इसलिए यहाँ पर उद्योग एक प्रकार से अच्छे तरीके से चल रहा है। तो उद्योगों को स्थापित करने से पहले इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और कोई भी उद्योग तभी सक्सेस होगा जब ये सारी चीज़ें होंगी। अगर मार्केट उससे बगल नहीं है तो फिर दिक्कत की बात है, माल बना करके कंपनी से बेचेंगे कहाँ, तो मार्केट का होना भी जरूरी है। कच्चे माल की सुविधा भी मिल जाए, चूंकि खेत पात होगा तभी कच्चे माल की सुविधा आ पाएगी, परिवहन अच्छा होगा तभी दूर दराज से एरिया से माल जो होंगे फैक्ट्री की तरफ आएंगे, फैक्ट्री में फिर जब सस्ते श्रमिक होंगे तो फैक्ट्री में लोग काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी और ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा बेनिफिट हो गई। तो ये सब एक प्रकार से उद्योगों का स्थानीयकरण के बारे में मैं बता रहा था। तो उद्योगों का स्थानीयकरण यही होता है। ओके, तो ये भी टॉपिक हमको पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं। और इसके बाद में अगला जो टॉपिक है 9वां नंबर टॉपिक है वो है ब्रिटेन तथा चीन के सूती वस्त्र उद्योग। अच्छा, और यहाँ पर भारत के संदर्भ में भी पढ़ना है क्योंकि भारत में भी सूती वस्त्र उद्योग बड़ा ज़बरदस्त है और ब्रिटेन में भी है बढ़िया और चाइना में भी है। तो चाइना, ब्रिटेन और भारत, यहाँ के सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हमको पढ़ लेना है कि पिछले कुछ दशकों में ब्रिटेन सूती वस्त्र के उत्पादन में या ब्रिटेन के कौन कौन से शहर हैं
जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग अच्छा खासा चल रहा है। चीन के कौन कौन से शहर हैं और भारत में कौन कौन से शहर पर सूती वस्त्र उद्योग, जैसे अहमदाबाद हो गया, कानपुर हो गया, यहाँ पर चूंकि मैनचेस्टर हो गया ब्रिटेन में, तो मैनचेस्टर ही कहा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को पूरे के पूरे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को, चूंकि वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग ठीक ठाक मात्रा में होते हैं, जैसे ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में होता है। तो ये सब सूती वस्त्र के लिए उपयोगी है। सूती वस्त्र के लिए अनुकूल जो भौगोलिक दशाएं हैं वो अब यहाँ पर हमको समझना ये पड़ेगा कि आखिरकार भाई चीन में जो सूती वस्त्र उद्योग है वो एक साल में कितना उत्पादन करता है, कितना आयात करता है, कितना निर्यात करता है। आयात निर्यात मतलब होता है बेचना खरीदना, कितना बेचता है, कितना खरीदता है, कच्चा माल कहाँ से वहाँ पर आता है, इन सभी चीज़ों को आपको पता कर लेना है। यही सब डाटा आपको कलेक्शन करना है। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डालेंगे तो मैं तो कहूँगा कि गूगल करेंगे, आपको न्यू डाटा मिलेगा और आप उसके हिसाब से जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। तो ब्रिटेन, चीन और भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी ग्रहण कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न इन तीनों देशों में से आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला जो आता है, आपको मैं बता दूं, पिछले 5 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो इतना अब अनुभव हो चुका है कि आपको मैं बताऊं कि भाई ये प्रश्न आ सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई कैसे बता रहे हो कि ये यही आने वाले हैं। तो कमांड इसलिए होता है क्योंकि आपका विश्वास मुझे कमांड दिलाता है। और आप लोग जब कहते हैं कि सर जी एक प्रकार से आप बताइए कि हाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो मैं छांटता हूँ, दिन रात आपके लिए मेहनत करता हूँ कि कौन से ऐसे प्रश्न है, कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनते बहुत ज़्यादा हैं, और इसीलिए हमने उन टॉपिक्स को छांटा और आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है 10वां जो चैप्टर टॉपिक है आपका, वो है परिवहन। परिवहन से जो प्रश्न आता है खास करके वो मैं आपको बताऊँ स्थल मार्गों से रिलेटेड ज़्यादा आता है और जल से। चूँकि स्थल मार्ग से क्या होता है, जो रेल मार्ग है, खास करके मैं रेल मार्गों की बात की जाए तो आपसे पूछेगा विश्व के प्रमुख रेल मार्गों के नाम लिखें। अति लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछ सकता है, या विश्व के अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है तो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सबसे बड़ा जो है रेल मार्ग कौन सा है, कितना लंबा रेल मार्ग कौन सा है, सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा, ऐसा पूछ सकता है आपसे प्रश्न। तो यहाँ पर कुछ ऐसे, जैसे ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है रूस में है, वो सबसे बड़ा रेल मार्ग बोला जाता है। तो इन सभी के बारे में आपको प्रमुख रेल मार्ग, विश्व के प्रमुख रेल मार्गों के बारे में बताएं, ऐसा कुछ प्रश्न बन सकता है आपसे। तो मैं वही कह रहा था कि भाई जो परिवहन होता है उसमें रेल मार्ग होता है, तो रेल मार्ग से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं और यही पूछा था कि भाई विश्व के प्रमुख रेल मार्गों के बारे में लिखें या चर्चा करें, या विश्व के प्रमुख रेल मार्गों का विवरण प्रस्तुत करें, ऐसा कुछ प्रश्न पूछता है। तो ऐसे ही प्रश्न यहाँ से आते हैं परिवहन से रिलेटेड, ठीक है। परिवहन को लेकर के यहाँ पर स्वेज नहर से एक आध प्रश्न एग्जाम में आता है। स्वेज नहर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्वेज नहर से इंपॉर्टेंट है। जल मार्गों में अगर देखेंगे तो स्वेज नहर जो होता है इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, क्योंकि स्वेज नहर से क्या होता है, बहुत दूरी कम हो जाती है, लगभग 1500-1600 किलोमीटर दूरी जो हम घूम करके जाते थे वो कम पड़ जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा घूम करके इधर अफ्रीका से नीचे से जाना पड़ता था, अब इधर बगल से निकले, इधर मिस्र होते हुए निकल गए, ठीक है, यूरोप सीधा भारत से। तो ये एक प्रकार से जो चूंकि जल जो मार्ग होता है वो सबसे सस्ता माना जाता है। सबसे सस्ता मार्ग कौन सा होता है व्यापारिक दृष्टि से, तो होता है जल मार्ग। और जल मार्ग की अगर मैं बात करूं तो जल मार्ग में स्वेज नहर जब से बनी है तब से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है व्यापार में, और इसीलिए व्यापार में चूंकि फायदा दिलवाती है स्वेज नहर, और इसीलिए परिवहन की दृष्टि से जल मार्ग जब हम पढ़ते हैं तो हम स्वेज नहर का जिक्र करते हैं, और वहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। वायु मार्ग के बारे में बहुत कम पूछा गया है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रेल मार्गों के प्रमुख रेल मार्गों के बारे में थोड़ा जान लें, और जल मार्गों में स्वेज नहर के बारे में आप जान लें, क्योंकि जो जल मार्ग होते हैं वहां से प्रश्न आते हैं स्वेज नहर के बारे में, और एक आध मार्ग जो है एक प्रकार जहां से एक प्रकार स्वेज नहर और एक और नहर है उसके बारे में, पनामा नहर, तो वहां से भी एक प्रकार से जो अमेरिका और यूरोप के मध्य एक प्रकार से व्यापारिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो नहर। तो यहाँ पर हो गया परिवहन वाला टॉपिक, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और अगला जो टॉपिक आपका है वो है विश्व व्यापार। विश्व व्यापार को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर सूती वस्त्र भारत में हुआ, या भारत में अभ्रक, सबसे ज़्यादा भारत जो है वो अभ्रक उत्पादित करता है, तो भारत को अभ्रक उत्पादित मान लेते हैं, भारत ने अभ्रक उत्पादन किया। तो भारत जब अभ्रक उत्पादन करता है तो क्या होता है, उसमें अभ्रक उत्पादन करने के बाद भारत क्या करता है, उसको बेचता है। जब भारत से ज़्यादा होता है कोई चीज़, जैसे मान लेते हैं गेहूँ ज़्यादा हो गया, चावल ज़्यादा हो गया, तो बेचेगा आदमी, और जो कम होगा वो खरीदेगा। जैसे हम तेल खरीदते हैं, और जो हमारे पास ज़्यादा होगा जैसे अभ्रक हम बेचते हैं, क्योंकि भारत नंबर 1 है दुनिया में अभ्रक उत्पादन में। तो इसी प्रकार से
जो हमारे पास ज़्यादा होगा उसको हमको बेचना पड़ेगा, जो हमारे पास कम होगा उसको हमको खरीदना पड़ेगा। तो ये होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में भी वैश्वीकरण की जो नीति होती है वो विश्व व्यापार को बढ़ावा देती है, और विश्व व्यापार खास करके वैश्वीकरण के तदुपरांत ही बढ़ा है। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा विश्व स्तर के जो व्यापार है उनमें बढ़ोतरी हुई है, विश्व व्यापार बढ़ा है। मतलब एक दूसरे के जो संबंध है वो कैसे भी रहे हों, लेकिन एक प्रकार से वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा, एक्सचेंज होता रहा है, और इसी एक्सचेंज को बोलते हैं विनिमय। अर्थशास्त्र की भाषा में या इकोनॉमिक ज्योग्राफी की भाषा में उसको बोलते हैं विनिमय। अब ये वस्तुओं का विनिमय भी हो सकता है और पैसा और वस्तु का विनिमय। मान लेते हैं डॉलर, हमने डॉलर देना पड़ा या डॉलर में आपने व्यापार किया, रूबल में किया या रुपए में किया, तो कहीं ना कहीं पे ये जैसे कुछ आप हमको देंगे तभी हम आपको कुछ देंगे, चाहे आप रुपया दें और चाहे आप कोई वस्तु दें। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ये विश्व व्यापार आगे बढ़ता है। तो विश्व व्यापार के संदर्भ में हमको पढ़ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विश्व व्यापार, बात एक ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाभ क्या है, हानि क्या है इसकी, इन सभी से प्रश्न आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं यानी परिभाषा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानि, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को रखा, क्योंकि एक आध प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं, तो आप इस टॉपिक को भी तैयार कर लेंगे। अगला टॉपिक 12 नंबर टॉपिक आपका है वैश्वीकरण। अच्छा, वैश्वीकरण को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी पूरे के पूरे संसार को एक देश के रूप में समझना, अपना घर समझना, वसुधैव कुटुंबकम जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये घर जो समझा जाता है ये केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से घर समझा जाता है, ठीक है। अच्छा, वैश्वीकरण में बोलते हैं भाई विश्व व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सब कुछ जायज है, कूटनीति में सब कुछ जायज है, लोग अपना फायदा केवल देखते हैं, हर देश अपना अपना फायदा देखता है इसमें। और जो कुछ बड़े देश हैं वो अपने फायदे के चक्कर में क्या करते हैं, आतंकवाद को भी बढ़ावा दे देते हैं, कई प्रकार की गतिविधियों को करते हैं जिससे उनका तो फायदा हो रहा है, लेकिन बगल वाले का या दूसरे का जिससे वो चिढ़ रहे हैं उसका नुकसान हो रहा है। तो ये दिक्कत की बात है। तो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, यानी विश्व को अपना एक घर समझना और उसी में व्यापार करना कि भाई हमारे पास इतना, जैसे गांव वगैरह में आप पहले देखते थे कि आपके यहाँ आटा खत्म हो जाता था, तो चक्की चूँकि मार्केट थोड़ा सा दूर होती थी पहले चक्की वगैरह, तो जब एक बैग क्या हुआ कि जब पहले औरतें थोड़ा सा ये करती थी, मतलब चक्की खुद ही पीसती थी, और बीच में क्या हुआ कि चक्की जब बंद हो गई हाथ वाली, तो फिर इंजन वाली चक्की चली जिससे बिजली से और उससे पीसाता था, डीजल वाले इंजन से। फिर क्या हुआ, तब यहाँ पर चक्की बहुत गांव वगैरह में एक आते दो होती थी, बहुत दूर होती थी, तो ऐसे आटा ख़त्म हो गया। तो आटा आप कहाँ पर गेहूँ पिसाने जाएंगे, टाइम लगता है गेहूँ पिसाने में, उसको गेहूँ को धोया जाता है, फिर सुखाया जाता है, तब जा करके वो पिसवाया जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते थे लोग, भाई बगल से पड़ोसी के यहाँ से उधार मांग लाते थे कि भैया हमको एक तसला आटा दे दो या एक आखा आटा दे दो, इस प्रकार से मांगते थे। मतलब कि आटा आज के टाइम हो जाए, सुबह के टाइम हो जाए और संध्या के टाइम कल, मतलब कल शाम तक हो जाए, और फिर मैं जब हमारा आएगा तो हम आपको दे देंगे। तो इस प्रकार से जैसे आप अपने बगल में आदान प्रदान कर लेते थे कि हमारे पास चावल है, आप चावल ले लो और हमको आप गेहूँ दे दो, इस प्रकार से भी एक्सचेंज होता है। तो वो सब एक प्रकार से वैश्वीकरण के अंतर्गत ही आता है, ये प्रक्रिया वैश्वीकरण की प्रक्रिया ही कहलाती है। तो वैश्वीकरण की परिभाषा हमको समझनी है और वैश्वीकरण की विशेषता को हमको समझ लेना है। तो ये एक प्रकार से टॉपिक है, 12 नंबर टॉपिक आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आता रहता है। तो वैश्वीकरण दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस वीडियो, आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लीजिएगा। वैश्वीकरण अगर आप पढ़ेंगे तो उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। 13वां जो आपका टॉपिक है, 13 नंबर टॉपिक जो है उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है लौह इस्पात के बारे में। लौह इस्पात जो उद्योगों का ही एक, मतलब ये भी उद्योग के अंतर्गत ही आता है लौह इस्पात। तो लौह इस्पात उद्योग में जापान, रूस, अमेरिका और भारत, ये 4 देश जो है बढ़िया भूमिका निभाते हैं लौह इस्पात उद्योग में। तो इन चारों देशों के बारे में थोड़ा जान लेना कि भाई लौह इस्पात के उद्योग में जापान का क्या एक प्रकार से स्तर है, जापान में कहाँ कहाँ पर किन किन स्थानों पर होता है, रूस में, अमेरिका में, भारत में, इन सभी देशों में आपको थोड़ा सा जान लेना है कि भाई वहाँ पर जो लौह इस्पात उद्योग है ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और कितना पाया जाता है, एक साल में एक दशक में कितना निर्यात होता है, कितना आयात होता है, और किन किन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में लौह इस्पात का उद्योग स्थापित है। तो इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ये हो गया। और 14वां जो टॉपिक आपका है वो है विश्व चीनी उद्योग। विश्व चीनी उद्योग की अगर मैं बात करूँ संक्षेप में, तो जैसे विश्व चीनी उद्योग में जैसे चाइना हो गया, भारत हो गया, यहाँ सब चीनी अधिक मात्रा में होती है, और भी ब्राज़ील वगैरह हैं। तो यहाँ पर आपको विश्व चीनी उद्योग के बारे में समझ लेना कि भाई चीनी उद्योग कहाँ कहाँ पर होता है
और किस किस मात्रा में होता है, बस यही आपको समझ लेना है। तो ये हो गया आपका 14वां टॉपिक। तो इस प्रकार से विश्व चीनी उद्योग से एक आध प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है, वो भारतीय संदर्भ में पूछा सकते हैं और विश्व स्तर के संदर्भ में भी। तो इसी प्रकार से ये इतने टॉपिक हैं जो कि आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और आपको मैं तुरंत वीडियो देने का प्रयास करूंगा। इन सभी टॉपिक को अगर आपके पास सीरीज वगैरह है तो आप पढ़ लीजिएगा अगर मिले तो, अगर नहीं भी मिलता है तो मैं महासंग्राम वीडियो जो हमारी पड़ी हुई उसमें भी इन टॉपिक से कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक कवर हो जाएंगे, आपके मॉडल पेपर से कुछ टॉपिक कवर हो जाएंगे, और जो भी नहीं कवर होंगे उसको लेकर के मैं हो सकेगा तो वीडियोज़ भी देने का प्रयास करूँगा कुछ इस प्रकार से, ताकि आप अच्छे तरीके से नंबर पा जाएँ। ठीक है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके अच्छे अंक आएँ और आप अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो, और निश्चित तौर पर आप उत्तीर्ण होंगे। आप लोगों ने विश्वास दिखाया है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने नंबर पाया। मैं आपको बता दूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का रिजल्ट आया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का आया, कानपुर विश्वविद्यालय का, सारे के सारे बच्चे जितने हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं सभी ने हमारे पास रिजल्ट भेजा। लगभग किसी का 80 है, किसी का 86, किसी का 90, किसी का 98, किसी का 96, किसी का 76% है। इस प्रकार से आप देखिएगा लगभग हमारे द्वारा बताया गया 50% जो बच्चे लगभग 80% के ऊपर नंबर पा गए हैं, और सभी ने रिजल्ट हमारे पास भेजा। तो एक का मैंने डाला भी था, लेकिन बाकी जो है चूंकि बहुत सारे रिजल्ट आ गए, मैंने सभी को देखा, सभी का नाम पढ़ा, सभी के नाम मैंने नोट भी करे, सभी को मैंने देखा कि भाई ये बच्चे हमारे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके कमेंट भी मैं देखता हूँ और सभी के कमेंट मैं देखने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोगों का बस यही काम है कि बस आप थोड़ा सा शुक्ला स्टीपेंड में विश्वास अगर जमाएंगे, निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। आप अगर हमारे द्वारा बताए गए इन टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे, यूपीएससी तक आप क्लियर कर सकते हैं। बात ध्यान रखिएगा, अगर बीए में आपने शुक्ला स्टडी पॉइंट से पढ़ा है, आप आगे चल करके यूपीएससी क्लियर करने वाले हैं। बात ध्यान रखिएगा, बीए को हल्के में अगर लेकर के आप पढ़ेंगे तो फिर ठीक बात नहीं है। आप बीए में अगर अच्छी मेहनत कर लेंगे तो आप एमए भी कर सकते हैं उससे, या बीएड कर सकते हैं बाद में, या एमए करने के बाद में आप पीएचडी नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी देना चाहते हैं तो भी आपके लिए जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, शुक्ला स्टडी पॉइंट जब तक आपके साथ है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि इसी प्रकार से वीडियोस और मैं आपके लिए लाता रहूं, और आपकी जो क्वेरीज हैं जो आप कमेंट करें ताकि मैं उसको पढ़ सकूं और आपकी विचारधाराओं को समझ सकूं, आपकी बातों को मैं जान पाऊं। तो फिर उसी प्रकार से मैं आपको और वीडियोस देने का प्रयास करूंगा। हालांकि ये श्रृंखला 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। सोशियोलॉजी का और इकोनॉमिक्स का, संस्कृत का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी सब्जेक्ट का मैं दूंगा, सेकंड सेमेस्टर का भी और फोर्थ सेमेस्टर का भी, ठीक है, जिनकी परीक्षाएं लगी है। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी हो चुकी हैं जल्द में। अब जो है और जिनकी परीक्षाएं जिस विश्वविद्यालय की अभी नहीं हुई है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की, उनको लेकर के मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी तमाम सारी वीडियोस अवेलेबल है। आप उन वीडियोस को देखेंगे, आपका काम हो जाना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।